नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम 50 MCQ सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका पार्ट 4 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। इसमें से बता रहा है कि बुद्धि की कौन सी यहाँ पर परिभाषा नहीं है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ऑप्शन बी, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ऑप्शन सी, बुद्धि की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपरोक्त उक्ति बुद्धि है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपरोक्त उक्ति बुद्धि नहीं है। तो ये हमारा गलत है और गलती पूछा गया था, इसलिए हमारा ये राइट आंसर होगा। बाकी सब बुद्धि की परिभाषा हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बुद्धि की परिभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के भाय व्यवहार की नकल है। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के भाय व्यवहार की नकल है, किसका कथन है। ऑप्शन ए रेवन, ऑप्शन बी डम्बिल, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी मैकडूगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेवन का ये कहना है कि अनुकरण दूसरे व्यक्ति के भाय व्यवहार की नकल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। आप जो है बच्चे का जो बौद्धिक विकास है उसमें आप परिपक्वता लाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। बच्चों को खूब गृहकार्य देंगे। बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे। उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। देखो, बच्चों को गृह कार्य नहीं देंगे, बहुत सारा गृह कार्य नहीं देंगे। बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे। बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, जो बौद्धिक विकास है, उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे। मतलब आपने देखा कि कोई एक बच्चा है जो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करता है, और आपने पता किया कि जो बच्चा है वो घर पर उतनी बातें नहीं करता है। तो इसमें आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो ऑप्शन ए है, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है। उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में खुलकर बोल पाता है। ठीक है ना। तो उस बच्चे को घर पसंद नहीं है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके जो घर का जो एनवायरनमेंट है वो उस तरह का नहीं है, यानी बच्चों को ज़्यादा बोलने या उनकी जो विचार है वो उनको बोलने की उनकी वहाँ पर उनको फ्रीडम नहीं होगी ना। तो यहाँ पर विद्यालय में क्या है कि उसके विचारों को सुना जाता है, और उसके जो विचार हैं उनको विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए बच्चा विद्यालय में ज़्यादा बातें करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है से तात्पर्य है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट, जो प्राकृतिक पर्यावरण है आपका, जो आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट है, वो बच्चे के
अधिगम को डायरेक्ट प्रभावित करता है। इसका क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अधिक ताप तथा आर्द्रता बालकों के मानसिक क्षमता के लिए विकास का घोतक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं के योग का प्रभाव बालकों की मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है। प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? आपने देखा कि आपके बच्चे जो पिछड़े बच्चे हैं वो आप सामान्य बच्चों की तरह बनाना चाहते हैं, उनको उनके साथ लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे। उसको पूरी कक्षा के समक्ष दंडित करेंगे। उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। देखिए, माता पिता शिकायत नहीं करेंगे, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। उसे को पूरी कक्षा में समक्ष दंडित करेंगे, उससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग किसी बालक में संवेग आवश्यक क्यों है? ऑप्शन ए है आपका, बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। देखिए, संवेग क्या होता है कि कोई भी जैसे संवेग होता है आपका सेंसेशन, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जब हम किसी जलती हुई आग में हाथ डालते हैं तो तुरंत हम उस हाथ को पीछे खींचते हैं, यानी उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो यही बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? कठोरता, ऑप्शन बी लचीलापन, न कठोरता न लचीलापन, कठोरता व लचीलापन दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी, यानी लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी हम बच्चे के फेवर में झुक सकें। ठीक है, लचीलापन यानी ना ही ज़्यादा कठोर, जो फ्लेक्सिबल होगी, यानी हम उसको लचीलापन की शिक्षण प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी बच्चे के फेवर में चलेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड लेकर चलेंगे, यानी बच्चे को सेंटर में मानते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्षा कक्ष में बैठाने की निम्न सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, कुछ बच्चे मानसिक रूप से हैं, कुछ बच्चे सामान्य हैं, तो उनको कक्षा कक्ष में बैठाने की कौन सी व्यवस्था जो है वो ठीक होगी? ऑप्शन ए है, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए, मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए, सामान्य बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम
बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान करेंगे। यानी जो हमारी समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, समावेशी शिक्षा यही होती है कि सभी बच्चों को हम समान मानकर चलें, चाहे वो शारीरिक रूप से निःशक्त हों या पिछड़े हों। ठीक है ना, तो हम सभी बच्चों को समान मानते हुए चलेंगे तो बच्चों को कक्षा में कहीं भी उनकी मर्जी से बैठने के लिए की सुविधा प्रदान करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं, यानी बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। और इसी का मतलब होता है आपकी समावेशी शिक्षा, कि सभी बच्चों को समान अधिकार दिए जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है। यहाँ पर बताना है कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए है थॉमसन ने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी बिने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थॉमसन ने जो है बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने यहाँ पर बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अच्छा, स्पीयरमैन ने क्या किया था, स्पीयरमैन ने आप यहाँ पर इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था जी फैक्टर और एस फैक्टर में, यानी सामान्य और स्पेसिफिक फैक्टर में, यानी सामान्य और विशिष्ट फैक्टर में स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था। बिने ने यहाँ पर फर्स्ट बुद्धि परीक्षण किया था। यहाँ पर बिने ने बुद्धि परीक्षण किया था। किसने, बिने ने फर्स्ट बुद्धि परीक्षण किया था। बिने ने सबसे जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो किया था बिने ने। स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए 90 से 100%, 56 से 74%, 75% से 89%, 35 से 55%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 56 से 74% के जो छात्र होते हैं ये बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। इस दौरान शिक्षकों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना कर। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, बच्ची के जो संज्ञानात्मक विकास है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्ति गुण भिन्न होते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देखिए सभी जो छात्र होते हैं वो भिन्न व्यक्तिगत गुण के होते हैं, एक तरह के छात्र नहीं होते हैं, यानी एक मानसिकता के छात्र नहीं होते हैं, सभी की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। तो इस तरह विभिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न होते हैं, इसलिए जो है आप कक्षा में जो है शैक्षिक भिन्नता देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है, आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी।
ऑप्शन मीरा एक पिछड़ी बालिका है, मीरा एक सृजनशील बालिका है, मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मीरा को खेलना पसंद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मीरा एक सृजनशील बालिका है, इसलिए जो है वो एक जिज्ञासु। तो मीरा एक सृजनशील बालिका है, इसलिए जो है वो विषय के बारे में या विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। तो आपकी कक्षा के एक छात्र है जो बोलते टाइम हकलाता है, तो उसके शिक्षण प्रबंधन हेतु आप क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। ऑप्शन ए, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसको कक्षा से बाहर जाकर बैठने को कहेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उसमें अध्ययन की गलत जो आदतें हैं उन पर नियंत्रण कराएंगे। जो गलत तरीके से वो पढ़ रहा है तो उन आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। ऑप्शन ए, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, अपने शिक्षा में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी कार्य हम करेंगे। यानी बच्चों की बौद्धिक बुद्धि का भी विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, और उसमें अनेक कई जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चे में जो है ये इस तरह की भावना जागृत हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें जो कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है वो बताना है आपको। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन बी निरीक्षण विधि, ऑप्शन सी परीक्षण विधि, ऑप्शन डी व्यक्तिगत इतिहास विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परीक्षण विधि से आप बच्चे की जो समस्याओं के विषय में पता लगाने की जो उसकी क्षमता है उसका आप पता लगा सकते हैं परीक्षण विधि से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। जो पाठ्यक्रम निर्माण है उसमें आप सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को देंगे। ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता को, ऑप्शन बी शिक्षण का कौशल, ऑप्शन सी विद्यालय की व्यवस्था, ऑप्शन डी बालक की आर्थिक स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत भिन्नता पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी कक्षा है वो उसमें कई तरह के बालक होते हैं जिनका सभी बच्चों का अलग अलग IQ होता है, और अलग अलग तरह की रीजन से वो आते हैं, अलग अलग उनकी प्राथमिक भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो इस तरह की व्यक्तिगत भिन्नता को हम ध्यान में रखेंगे पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया। देखिए अधिगम जो है अधिगम यानी सीखना। सीखना एक कौन सी प्रक्रिया है, ये जो है जीवन पर्यंत चलती है। यानी गर्भ से कब्र तक चलती है जीवन पर्यंत, है ना। यानी हम जिंदगी भर सीखते हैं कुछ ना कुछ, तो ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका। बालक अपनी चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह कहलाता है ना। जब बच्चा अपनी चारों ओर जिन वस्तुओं को देखकर और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है, जो थिंक डेवलप करता है, उसको हम बोलते हैं तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या होता है,
रियल थिंकिंग, यानी हम जो चीज़ें देख रहे हैं उनके बारे में सोचना ना, यानी कि प्रत्यक्ष यानी वास्तविक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन क्या होता है, जो चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं उनके बारे में सोचना, यानी जो चीज़ें हमारे दिमाग में हैं उनके बारे में सोचना, जो हम देख नहीं रहे हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं कल्पनात्मक चिंतन। तार्किक चिंतन होता है आपका लॉजिकल थिंकिंग, आप लॉजिकली सोच रहे हैं। प्रत्यात्मक चिंतन, आप प्रत्यात्मक चिंतन होता है यानी आप आगे सोचना है किसी चीज़ के बारे में, आगे आप सोच रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी क्या भूमिका है। ऑप्शन ए, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य करने में, बच्चों को दंड देने में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों का बौद्धिक विकास करने में आपका बच्चों का बौद्धिक विकास करने में समाजीकरण, बच्चों का समाजीकरण की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी साक्षात्कार विधि, यानी इंटरव्यू मेथड। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। यानी जब बच्चा सोचने लग जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वह किस अवस्था में विकसित होती हैं। वो होती हैं आपकी किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्वावस्था में, या बाल अवस्था में। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशोरावस्था में बच्चा मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, इस तरह की भावनाएं उसमें होती है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावनाएं होती हैं, अपना एटीट्यूड, इस तरह की भावनाएं बच्चे में विकसित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि जो बच्चों का आरंभिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा, जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है यानी उसकी एजुकेशन शुरू होती है, उस समय किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इस भाषा की, विज्ञान की, गणित की, या धर्म की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषा की शिक्षा सर्वप्रथम प्रदान की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए। सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। तो इसमें से बताना है कि मैं अच्छे शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, यानी परिवर्तनों को स्वीकार करना, रूढ़िवादिता से ऊपर रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। ये नहीं का यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, इसमें नहीं होना चाहिए पूछा। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। लचीला, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार, पूर्व ज्ञान पर आधारित, वातावरण के अनुकूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। आपका जो बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए आपका लचीला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है। हमें कोलबर्ग ने यहाँ पर
3 चरण बताए थे, तीनों चरणों में यहाँ पर 2-2 चरण है। तो जो प्रथम चरण था वो था आपका दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, यानी कि इस स्टेज पर बच्चा दंड और आज्ञा पालन करता है दंड से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी TN को NET SAW शाह को वॉज पढ़ता है, वह ग्रस्त है। 10 को नेट पढ़ रहा है, शाह को वॉच पढ़ रहा है, तो वह किस चीज़ से ग्रस्त है? डिसकैलकुलिया से, अफेजिया से, डिसलेक्सिया से या अग्नेफिया से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उस बच्चे को डिसलेक्सिया है, पढ़ने में अक्षम, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर लेख पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो, तो ये तो गलत है, डांटेंगे नहीं बिल्कुल बच्चे को। उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे, तो ये भी गलत होगा। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिख सकें, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हम बच्चे को प्राथमिकता देंगे, बच्चे की आवश्यकताओं को समझेंगे, बच्चे के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सकें। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि? जो शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी जो सिलेबस है वो बदलता रहना चाहिए, क्यों बदलता रहना चाहिए? समाज शिक्षा को इसके लिए व्यवस्था करता है, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है। पाठ्यचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समाज की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं, जिससे जो है शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बदलता रहना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, बुद्धि की परिभाषा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उक्ति बुद्धि है, तो ये जो है इसका गलत है, ये एक बुद्धि की परिभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, किसका कथन है? ये क्वेश्चन भी थोड़ा रिपीट हो गया है। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन था वो था आपका रेवन का। रेवन ने कहा था कि अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट है। बच्चों के समक्ष आने वाली समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चों को खूब गृहकार देंगे, बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तो तब पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय में इनमें से क्या विचार करेंगे? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा रिपीट है, शायद कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी ऐसा नहीं है। उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, तो ये भी गलत बात है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में खूब बातें करता है। अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा रिपीटेड है,
प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इससे क्या मतलब है? इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका प्रभाव बच्चे के अधिगम दशा पर पड़ता है। आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं जिससे कि वे सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए आप इनमें से क्या उपाय अपनाएंगे? उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे, उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे, उसको पूरी कक्षा के समक्ष दंडित करेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे, उसके माता पिता से भी शिकायत नहीं करेंगे। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग क्यों आवश्यक है? क्या करते हैं, क्या होता है संवेग से? बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपन के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिए गए प्रत्युत्तर है, बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बालक के द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है संवेग। संवेग क्या है? बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जाति भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी लचीलापन। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त हैं, बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठाने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बच्चों को हम कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के प्रतिदर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के प्रतिदर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था यहाँ पर थॉमसन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थॉमसन ने। और हमने पढ़ा यहाँ पर बिने ने किया था आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, हाँ, और स्पीयरमैन ने यहाँ पर जी फैक्टर और एस फैक्टर दिए थे हमारे। इन्होंने बताया था कि जो इंटेलिजेंस है उसमें हमेशा जी और एस फैक्टर होते हैं। सबसे पहले जी फैक्टर आता है यानी जनरल, इसके बाद में स्पेसिफिक फैक्टर की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 191, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए सीखना, परिपक्वन, सीखना तथा परिपक्वन दोनों, सामाजिक मानदंड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीखना और परिपक्वन, यानी लर्निंग एंड मैच्योरिटी जो है मानसिक वृद्धि और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता। 6 से 11 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो छात्र होते हैं उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं? कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है 6 से 11 वर्ष वाले आयु के बच्चों की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, माता पिता की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माता पिता की
माता पिता की जो है बाल अवस्था में और संवेगात्मक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है माता पिता की। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वाले वर्ग मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस चीज़ का ज्ञान जो है शिक्षक को होना चाहिए? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं की, उनके अभिभावकों के व्यवहार की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकासात्मक अवस्था की का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। यानी मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं को ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग। किसकी? नैतिकता, मॉरलिटी की जो स्थापना के लिए उत्तम मार्ग क्या है? ऑप्शन ए, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, यानी आइडियल फॉर्म में शिक्षण देना उन्हें। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, जो शिक्षक है वो आइडियल फॉर्म में व्यवहार करे। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, जेलेसी का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए 6 माह की आयु में, ऑप्शन बी 12 माह की आयु में, ऑप्शन सी 18 माह की आयु में, ऑप्शन डी 24 माह की आयु में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 माह की आयु में बच्चा जो है ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है, यानी प्रेम, ईर्ष्या, इन सब का प्रदर्शन करने लगता है 18 माह की आयु में। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? यानी एक बच्चा जो है वो उसकी मातृभाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज, और दूसरा बच्चा जो है वो उसको सेकंड लैंग्वेज में सीख रहा है। तो इसमें से जो है वो किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो विकासात्मक, उन दोनों में त्रुटि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त समस्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वंशानुक्रम से भी मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है, परिवार के वातावरण से भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति से भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त समस्त। अगला क्वेश्चन है, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है। व्यापक वफादारी दया भावना वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है। किससे संबंधित है? शारीरिक विकास की विशेषताएं, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, सामाजिक विकास की विशेषताएं, सांस्कृतिक विकास की विशेषताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांवेगात्मक विकास की विशेषताएं व्यक्ति के व्यापक वफादारी दया भावना वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव कर देती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन
आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा एवं अवधि है। बचपन जो है वो एक आधारिक रूप से प्रतीक्षा एवं अवधि है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह और हमारे वीडियो उसका नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।